कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n द नंबर ऑफ टर्म्स कितने n+1। ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन दे रहा था कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो उसमें पदों की संख्या जो उसके पावर होता है उससे एक ज्यादा होती है, उससे एक ज्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने लिया, क्या लिया हमने, a प्लस बी के पावर बच्चों अगर 1 कर देंगे तो 1 कितना है, 1 क्या है इसका पावर, तो पदों की संख्या कितनी होगी, पावर 1 करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी, यानी पदों की संख्या कितनी है बच्चों 2। देखिए, और अगर यहां पर हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 3 हो गई, यहाँ पर 3। देखिए अब मिलाइए, यहाँ पर अगर यहाँ पे पावर 1 था तो पदों की संख्या उससे एक ज्यादा है यानी 2। अगर यहाँ पावर 2 है तो पदों की संख्या कितनी आई, 3 आ गई, है ना, 3, यानी 2 + 1 3। तो उसी तरीके से अगर पावर n होगा तो पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, n+1। ये भी हमको ध्यान रखना है कि x प्लस a टू द पावर n का जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो अगर उसके ऊपर पावर n लगा है तो उसको एक्सपेंड करने में टोटल पदों की संख्या n+1 होगी, यानी एक ज्यादा। तो अगर हमने लिखा है कि a प्लस बी के पावर 6, तो n कितना है 6, तो मैं पूछूं कितने पद होंगे इसमें एक्सपेंशन में, तो 6 + 1 कितना 7। ठीक है, तो ये तरीका भी ध्यान रखिए, सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको सीखिए, समझिए, ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। क्लियर है, एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया कि जितना पावर n लगा है उससे एक ज्यादा पद होंगे, यानी n+1। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बता रहा है, रिप्लेस a बाई माइनस है। ये किसके लिए बोल रहा है भाई, हमने तो ये सीखा कि x प्लस a के पावर n, x प्लस a के पावर n का तो एक्सपेंशन पता है, तो क्या हम x माइनस a के पावर n का एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। आप पहले आप लिख के बताइए बिना फॉर्मूले के, फिर मैं इसको दिखाऊंगा, देखो कैसे लिखा है मैंने। तो अब आ जाइए, हमारे पास है कि हमें एक्सपेंड करना है किसको, x माइनस a के पावर n। फार्मूला मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा और इसको पीछे लिख लेते हैं ताकि लंबा हो जाएगा। तो हमें एक्सपेंड करना है बच्चों x माइनस a टू द पावर n। क्या बताया था, कोफिशिएंट लिखना शुरू करिए, पावर n है तो nc0 से स्टार्ट करिए, nc0 इंटू पहले वेरिएबल अपने मैक्सिमम पावर से शुरू करेगा, तो पहला वेरिएबल क्या है x, तो x अपना मैक्सिमम पावर n से स्टार्ट किया। अब आ जाइए दूसरे वेरिएबल पे, तो दूसरा वेरिएबल अपने मिनिमम पावर से शुरू करेगा, तो दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, -a है बच्चों। कैसे, इसी को ऐसे समझ लीजिए ना कि x प्लस -a के पावर आप चढ़ा रहे हो n। तो जहां पर हमने x प्लस a का एक्सपेंशन किया है उसी में मान लीजिए कि दूसरा वेरिएबल वो -a है। देखिए उसी तरीके से लिखा x प्लस a दैट इज -a। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, -a के पावर 0, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा -a, प्लस nc1 इंटू एक्स टू दी पावर एक कम करिए पहले वेरिएबल का, तो n-1 और दूसरे वेरिएबल का पावर एक बढ़ाइए, प्लस इंटू -a के पावर 1 बढ़ा दिया ना, यहाँ पे 0 था 1 कर दिया, प्लस nc2 इंटू इसका पावर एक और माइनस करिए, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा n-2। ठीक है, दूसरे वेरिएबल का पावर एक और रेस करिए, इंक्रीज करिए, पहले वेरिएबल का पावर घटेगा, दूसरे वेरिएबल का पावर बढ़ेगा, तो -a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, n पद लिख लेते हैं, किसी भी n पद तक। तो मान लो n पद लिखने से पहले इसके बीच का कोई एक पद लिखिए। मान लीजिए आपने मान लिया कि n है, c r पे चल रहे हैं हम, r जैसे ये है ना 0 1 2 3 4, मान लिया उसकी जगह कोई r आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पैटर्न देखिए, a है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 n-1, तो यहाँ पे अगर r है तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n-r होगा ना, यहाँ पे 1 है तो 1, देखो यहाँ पे 2 है तो 2, तो यहाँ r है तो यहाँ पे r इंटू दूसरा वेरिएबल क्या आपका -a है बच्चों, a नहीं -a है, ठीक। और उसके पावर देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 चल रहा है, तो यहाँ पर अगर r है तो इसके पावर भी r ही होगा, ठीक है। प्लस जो लास्ट वाला पद अब लिख लीजिए ncn
इंटू एक्स टू दी पावर माइनस करते जाइए, n माइनस एन हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ पर देखिए n माइनस आर, तो अब r की जगह हमने क्या लिख दिया, n, लास्ट ले रहे हैं ना, तो n माइनस वन इंटू माइनस ए टू दी पावर कितना, n, है ना। देखो जो पहला वेरिएबल है आप मैक्सिमम पावर से शुरुआत किया, घटता जा रहा है, n माइनस वन, n माइनस टू, यहाँ पर हमने कोई बीच का एक टर्म्स ले लिया n माइनस आर, इसके बाद लास्ट वाला लिख लिया n माइनस एन सी एन, क्योंकि लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बचेगा, n वस्तुएं हैं तो उसमें से n चीजों को लेने का कॉम्बिनेशन यानी NCN, ठीक है। लास्ट वाला लिख लिया, तो x टू द पावर n माइनस एन इंटू माइनस ए टू द पावर n, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखना सीख गए हम लोग। अब इसको दोबारा देखो, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद है तो 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं हम 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 1 ही आएगा ना, मतलब किसी भी चीज में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज आएगी। तो इसका मतलब NC0 की वैल्यू तो होती है 1, हमको पता है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई। और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 हो जाता है तो भी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये भी कितना है हमारा 1। तो क्यों लिखे इसको हम, इससे बढ़िया हम इसको लिखे सीधे x टू दी पावर n, ठीक। अब दूसरा पद आ जाइए, दूसरे पद में देखिए क्या है हमारे पास, NC1 है और x टू दी पावर n माइनस 1 है इंटू माइनस ए के पावर 1, क्या है बच्चों, माइनस ए के पावर 1। तो माइनस ए के पावर 1 का मतलब इसको क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस ए के पावर 1 का मतलब माइनस ए, तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा माइनस, ठीक बच्चों। ये हो गया हमारा NC1 x टू दी पावर n माइनस 1। अगला क्या होगा देखो, माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस ए का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस बच जाएगा ना बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, प्लस बन गया ना। तो अब इसके बाद वाला कौन सा पद होगा, अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, NC3, ये तो लिखोगे। इसके बाद वाला अगर लिखना हुआ तो NC3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू माइनस ए का क्यूब, और बाकी सब ऐसे ही करके लिख देंगे। तो इसके बाद वाला पद क्या है बच्चों, देखो माइनस ए का क्यूब कितना आएगा, माइनस ए क्यूब, माइनस ए का क्यूब। जैसे अगर माइनस पावर है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, मतलब अगर ऑड पावर है तो माइनस और अगर इवन पावर है तो प्लस 1, ठीक है। तो माइनस ए का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस ए का क्यूब, यानी आ जाए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस और इसके पहले वाला जो प्लस है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, माइनस NC3 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 3, बाकी के सब पद लिख लीजिए प्लस। अब जैसे देखिए हमको ये वाला लिखना है, तो यहां पर हम कंफर्म नहीं है कि r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि r आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो जब माइनस के पावर इवन कोई होता है, जैसे -1 का स्क्वायर, -1 के पावर 4, -1 के पावर 6, तो 1 होता है, ठीक। लेकिन अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है, जैसे -1 के पावर 1 तो -1, -1 के पावर 3 तो -1, फिर -1 के पावर 5 -1, ठीक। तो उसी तरीके से जो हमने यहाँ पर कोई बीच का एक पद लिखा है तो r के बारे में हमको सोचना नहीं है कि क्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस ए के पावर जो r लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -1 के पावर r इंटू ए के पावर r, क्योंकि एक्चुअली में माइनस आएगा कि प्लस वो तो r पे निर्भर करता है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, इसी चीज को हमने लिख दिया कि -1 टू दी पावर r, किसको लिखा है इसको, इंटू NCR तो पहले से ही है, x टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर r, ये कोई भी पद हमने लिख दिया। अगर अच्छा ये बताओ कि ये कौन सा पद होगा, जैसे हमने r लिखा है तो ये कौन सा पद होगा, जैसे मैं पूछ लूं कि ये कौन सा पद है, तो कुछ नहीं, ऊपर से देखिए ना कि सर जब आपने पावर 0 लिखा है तो पावर पद इसका 1 है, यहाँ पर जब यहाँ पे 1 लिखा है तो पदों की संख्या 2 है क्योंकि दूसरे पद पर है। यहाँ पर अगर आपने 2 लिखा है, समझिए बात को, यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो पदों की संख्या कितनी है, कहां तक आ गए आप, 1 2 3, यानी एक ज्यादा। इसका मतलब अगर हमने r लिखा है तो ये कौन सा वाला पद होगा बच्चों, r प्लस 1th टर्म होगा, है ना। पदों की संख्या एक ज्यादा तक बढ़ जाते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर 1 0 है तो एक पद, 1 है तो 2 पद, एक कम, ठीक, 3 है यहाँ पे 2 है तो
पदों की संख्या कितनी होगी 1 2 3, एक ज्यादा है ना। देखिए वहां यहाँ पे 1 है तो 2 पद हो गए, एक ज्यादा, यहाँ पे 2 है तो 3 पद हो चुके हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पर r होगा तो r+1 पद हो चुके होंगे। यानी ये कौन सा टर्म है, ये rth टर्म भी है। तो देखिए rth टर्म का भी फार्मूला बिना फार्मूला याद किए हुए निकाल दिया कि ये rth टर्म होगा कुछ इस तरीके से। किसके लिए rth टर्म है बच्चों, ये इस वाले के लिए, जब माइनस होगा तब rth टर्म है। ठीक है, तो ये चीजें देखो, सारी चीजें देखो कोरिलेट हो रही है, जो हम लोगों ने सीखा है एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। अब आ जाइए, तो हमारा एक्सपेंशन क्लियर है एकदम। तो अब देखिए इससे क्या हमको लेसन क्या मिला है, इससे क्या सीखे हम लोग कि -nc1 x⁻n−1 प्लस nc2 x⁻n−2 a² डॉट 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 डॉट, बीच का कोई एक पद लिख लिया, प्लस -1 के पावर r ncr x⁻n−r इंटू a⁻r प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला पद -1 के पावर n ही होगा ना, नहीं पता हमको कि n की वैल्यू क्या होगी, तो ncn इंटू x⁻0 हो जाएगा, तो उसको लिखते नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे a के पावर n लिखते हैं ना। दूसरा वेरिएबल अपने मैक्सिमम पावर पे चला जाता है। तो ये वाला टर्म्स कौन सा हो गया हमारा, rth टर्म होगा। कौन सा वाला, ये वाला। किसके लिए rth टर्म हुआ बच्चों, x माइनस a के पावर n के लिए। तो लेसन क्या मिला, लेसन ये मिला कि जब हमने x प्लस a का पावर n किया था तो सारे पद कैसे थे, पॉजिटिव, सारे पद कैसे थे, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हमने x माइनस a के पावर n किया तो हमारे जो पद हैं वो निगेटिव होने लगे, मतलब अल्टरनेट निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने x माइनस a के पावर n का एक्सपेंशन किया तो पद जो है वो निगेटिव होने लगे, अल्टरनेट वे में, अल्टरनेट, जैसे पहला पद पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इसी तरीके से माइनस वाले टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। तो दोनों में ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे जब x प्लस a के पावर n करते हैं तो हमेशा सारे पद उसके पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही x माइनस a के पावर n करेंगे तो पद जो होंगे वो अल्टरनेट तरीके से, मतलब पहला पद अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, x माइनस a की पावर n के एक्सपेंशन को कर लिया। तो हमने कहा फार्मूला कहीं भी यूज किया, कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहे, अभी भी हम लोग नहीं यूज कर रहे, और rth टर्म का फार्मूला भी लिख लिया। किसके लिए बच्चों, x माइनस a के पावर n के लिए, ठीक, -1। तो अगर x माइनस a नहीं होता, x प्लस a होता, तो ये जो माइनस लिखा है ना ये नहीं होगा, बस इतना ही होना है इसमें। तो अब बताइए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे कि इसका हम लोगों ने देख लिया कैसे क्या हुआ। तो वही सेम चीज हमने लिख दिया कि x माइनस a के पावर n इज इक्वल टू, उसी को जनरलाइज हमने करके लिख दिया, जनरलाइज, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह, समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n -1 के पावर n ncr x⁻n−r इंटू a के पावर r, ठीक है। तो -1 के पावर जो r हमने लिखा है वो एक तरह से क्या है, वो डिपेंड करता है कि r का कितना पावर है, ठीक है। तो r अगर पॉजिटिव है, सॉरी r अगर इवन है, इवन तो क्या होगा, कुछ भी इवन, मतलब कोई भी इवन पावर चढ़ा लीजिए -1 के ऊपर तो वैल्यू 1 हो जाएगी। r अगर ऑड है, मतलब 1 3 5 7 लाइक दिस, तो -1 के पावर जब ऑड पावर चढ़ाओगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमेशा निगेटिव। तो इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन हो गया, इसी को हमने जनरलाइज फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, x टू दी पावर n हो गया, यहाँ पर x टू दी पावर n है ना, यहाँ पे क्या है x टू दी पावर n। तो बाकी सब वही चीज देखिए, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, चलते चले जाएंगे। ये बीच का हमने कोई भी एक क्या लिखा था, ये कौन सा टर्म बताया था ना बच्चों, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म। उसी तरीके से अगर ये 2 है तो ये तीसरा टर्म है। तो अगर कहीं पर भी r लिखा गया है तो ये कौन सा टर्म होगा बच्चों, एक उससे ज्यादा, है ना। ये 2 है तो ये तीसरा है, 1 2 3 कॉमन काउंट कर लीजिए। तो अगर यहाँ r लिखा है तो पद, ये कौन सा वाला पद चल रहा है, ये वाला पद कौन सा चल रहा होगा, r प्लस 1th, एक ज्यादा, यानी r प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, निगेटिव पावर के लिए। तो निगेटिव पावर में इफ x माइनस a की बात करें
तो उसमें टी आर प्लस 1th जो टर्म्स हमने निकाला वो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए -1 के पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। ये टी आर प्लस 1th टर्म का फार्मूला हो गया, किसके लिए, x माइनस ए के पावर n के लिए। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तब तो आसान था, क्योंकि कोई भी उसमें नेगेटिव होगा नहीं, तो x प्लस ए के पावर n क्या लिखेंगे इसके, वही एकदम वैसे ही, बस यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस आ रहा है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए टू द पावर r। ये किसके लिए हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा किसका एक्सपेंशन, x प्लस ए टू द पावर n का अगर एक्सपेंशन करेंगे तो इसका जो r प्लस 1th टर्म होगा, r प्लस 1th टर्म, उसका ये फार्मूला हो गया। यानी x प्लस ए टू द पावर 1 के एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म होगा उसका फार्मूला हो गया एन सी आर, क्योंकि यहाँ r लगा है तो इसका मतलब वो एक ज्यादा पद होगा, तो एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए के पावर r। तो ये क्या हो गया, rth टर्म वाला फार्मूला भी हम लोगों ने यहीं से डिराइव कर लिया। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना, x माइनस ए के पावर n की बात कर रहे हैं, तो इसका r प्लस 1th टर्म क्या हो गया, -1 के पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू ए के पावर r। ठीक है, याद करने का तरीका है कि r प्लस 1th की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पावर एक कम चल रहा होगा, तो एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस 1। अरे r प्लस 1th टर्म क्यों लिखते हैं, पूछ सकते हो ना क्वेश्चन, कि सर क्यों नहीं आपने rth टर्म लिखा, क्यों r प्लस 1th लिख लिया। हाँ भाई, अगर हम r यहाँ पे अगर हम लिखते सपोज टी आर, तो हमको पता है कि ये जो एक्सपेंशन लिखेंगे, अगर ये 1 2 3, अगर ये तीसरा पद है तो यहाँ पे पावर क्या आता है, देखो यहाँ पे जो सफिक्स लगा हुआ है एक कम आता है। तो अगर हम rth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर लिखना हुआ एन सी, एक कम लिखेंगे ना, देखो ये 2 लिखा है तो 1 2 3, ये तीसरा पद है, तो अगर rth पद है, rवां पद है ये, तो यहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, r माइनस 1 लगाएंगे ना बच्चों, देखो इनटू x टू द पावर, जो ये होता है माइनस कर देते हैं, ये 2 है तो -2, तो n माइनस r माइनस 1, थोड़ा देखो लिखने का थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ना, इसी वजह से, इसी चीज को मैं दिखाना चाह रहा था कि a टू द पावर फिर क्या चढ़ाओगे, 2 है तो 2 r माइनस 1, तो फार्मूला क्या बन के आ गया, देखिए टी आरवा पद का आपका फार्मूला क्या आ गया, एन सी आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ माइनस करिए क्या आ गया, देखो लंबा चौड़ा आ गया ना, n माइनस r फिर प्लस 1, ये देखो इतना बड़ा आ गया, इंटू ए टू द पावर r माइनस 1। अब मुझे बताओ एक चीज, कि इसको याद रखना आसान है कि इसको याद रखना आसान है, चाहे इसको याद रखना आसान है, बताओ। यहाँ पे आपको याद रखना -1 रखना है, फिर ऊपर देखो x माइनस आर प्लस 1, इतना लंबा चौड़ा कौन याद रखेगा, इससे बढ़िया आप r प्लस 1th टर्म का फार्मूला सिंपल लिख लीजिए, तो जो भी पद निकालना हो उसमें r की वैल्यू उस हिसाब से सेट कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी। तो इसी वजह से हम टी आर वाला फार्मूला प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा सिमेट्री कम है और लिखने में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, हो सकता है हमसे कहीं मिस हो जाए, कहीं प्रॉब्लम हो जाए, समझ चुके हैं लेकिन फिर भी मिस कर सकते हैं, तो चांस यहाँ पर गलत होने के ज़्यादा है, इसलिए हम हमेशा टी आर प्लस 1th टर्म का फार्मूला लिखते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था, जीपी में बताया था, एपी में बताया था, वहाँ पर तो हमने टीएन पद की बात कर रहे थे, सर टीएन पद था, है ना, एपी में टीएन पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जीपी में बताया था ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो बाइनोमियल में सर आप r प्लस 1th टर्म का फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, तो यही रीजन है बच्चों। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा था कि बाइनोमियल में टी आर प्लस 1th टर्म का फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि आसान है लिखना। ठीक है, तो अब आ जाइए अगले, ये चीज मैंने समझा दिया आपको, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन of x plus a to the power n, the coefficient of the term equidistant from the beginning and the end। हाँ भाई, equidistant होता है, क्यों, कैसे, जैसे मान लो पहला हमारा कोफिशिएंट क्या था, nc0, बताइए, लास्ट वाला क्या था, ncn। इक्विडिस्टेंस का मतलब वैल्यू सेम, nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ncn की भी वैल्यू 1 होती है। ठीक, निकाल लो, देखो दूसरा nc1 हो गया, और इसके एक पहले वाला क्या होगा, nc(n माइनस 1), समझ में है, nc1 और nc(n माइनस 1). ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर आपने बताया था फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल आर, आर की जगह कितना है 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन माइनस आर का मतलब आर का वैल्यू 1 है तो एन माइनस 1 करेंगे सर यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर एन सी एन माइनस 1 के लिए अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? फार्मूला इसके लिए लिखिए फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल आर, आर कितना है एन माइनस 1 तो फैक्टोरियल एन माइनस 1 हो गया इंटू इसको माइनस करिए अब एन माइनस आर एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब मुझे बताइए कि हमने लिख दिया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, फैक्टोरियल एन माइनस 1, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल, ये कट गया, कितना हो गया फैक्टोरियल 1। तो देखो सेम आ रहा है ना, देखो दोनों सेम आ रहे हैं फार्मूला, इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों फार्मूले सेम है। इसका मतलब कि अगर मान लो NC1 हमारा एक कोफिशिएंट है तो इसके इक्वी डिस्टेंस कोफिशिएंट कौन होगा? देखो n माइनस 1 है ना, इसमें से एक माइनस करके लिख दो। देखो ये n है, C1 है, इसका इक्वी डिस्टेंस कोफिशिएंट क्या होगा? मतलब जिसकी वैल्यू सेम होगी। तो क्या लिखा हमने वहां पर n लिखा है, n तो सेम है दोनों का, देखो इसका n सेम है, लेकिन जो इसका जो दूसरा सफिक्स है ये 1, वहां पे कितना n माइनस 1, यानी n में से एक माइनस करके लिख दिया। कहने का मतलब कि NC1 इज इक्वल टू NC, नीचे लिखना है तो n माइनस 1 कर दीजिए, n माइनस 1। तो उसी तरीके से सिमिलरली तो बच्चों अगर हमने लिखा कि NCR है, NCR, तो इसका इक्वी डिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू सेम होगी वो कैसे लिखते हैं? इक्वल टू, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा NC, अब नीचे वाला कैसे लिखेंगे? n माइनस 1, तो क्या करेंगे n माइनस आर, यहाँ पे क्या लिख देंगे n माइनस आर। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हो गया, यानी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। अंडरस्टूड? तो ये दोनों कैसे पद है? इक्वी डिस्टेंस पद है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो यहां पर वही चीज है कि इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, दोनों क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब सेम होते हैं वैल्यू। कैसे? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेके समझा दिया था आपको। NC0 लिखा था, यहाँ पर NCN लिखा था, इसके बाद NC1 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा था? NC n माइनस 1, उससे एक पहले वाला पद, ये दूसरा है तो उससे एक पहले वाला। उसी तरीके से हमने क्या लिखना सीख लिया कि अगर कोई भी पद मान लो, कोई भी कोफिशिएंट आपका NCR है तो उसके इक्वी डिस्टेंस कोफिशिएंट क्या होगा? लिखने का तरीका n माइनस 1, देखो n माइनस 1 लिखा, तो उसी तरीके से NC n माइनस आर, ये तरीका हो गया लिखने का। ठीक, तो अब आ जाइए अगली बात पॉइंट्स पर आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं, तो हमने ये लिखा यहाँ पर NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है बच्चों, ट्रिक, क्योंकि ये फार्मूला भूल जाओ। मान लो इक्वी डिस्टेंस पूछा तो अगर मैंने लिख दिया NCR, अगर मैंने क्या लिख दिया? NCR, अपने मन से लिख दिया कि NCR, मैं पूछूं इसका इक्वी डिस्टेंस वाला कौन सा होगा? कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू NC n माइनस आर, एन में से आर घटा दीजिए, n माइनस आर, देखो ये सेम चीज़ है, तो ये लिखने का तरीका हो गया n माइनस आर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस टर्म बोलते हैं। अब आ जाइए देयरफॉर NC0 इक्वल्स टू NCN, अभी बताया ना पीछे हमने, इसके पहले वाले में करके बताया था कि NC0 की वैल्यू NCN के बराबर और NC1 की वैल्यू NCN माइनस 1 के बराबर। NC1 की वैल्यू तो NC1 की वैल्यू किसके बराबर? NCN माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो एटसेट्रा उसी तरीके से हम कोई भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं कि बताइए NC5 के इक्वी डिस्टेंस कौन सा होगा? आप बताओगे इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो बदलता नहीं है, NCN माइनस 5 के बराबर होगा। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं कि मान लो n का पावर है कितना? 10C4, मैंने बताया कि 10C4 जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होगा? आप लिखोगे इज इक्वल टू
10 तो 10 ही रहेगा, c क्या लिखते हैं n माइनस आर, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते, 10 माइनस 4 कितना लिख देंगे 6, यानी ये 10c4 इज इक्वल टू 10c6 के बराबर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कैसे लिखेंगे पदों को, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन करते समय आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी भी क्लियर होनी चाहिए कि सिमिलरिटी आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अगर हमको n पद तक लिखना है, मान लो हमने पावर जो है वो 10 कर दिया 10, तो इसका मतलब कितने कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे भाई। अगर पावर 10 है तो पदों की संख्या कितनी होगी बताइए मुझे, बताया था ना आपको n+1 है ना, अगर n पावर है तो n+1, यानी अगर 10 पावर है तो टोटल पद कितने होंगे 10 + 1 दैट इज 11 पद होंगे। इसका मतलब कोफिशिएंट भी कितने होंगे उसके 11 कोफिशिएंट होंगे। कहां से शुरू होगा 10c0 से, बताया था ना लिखने का तरीका, 10 आर्टिकल है आपके पास, आर्टिकल में से 0 को पहले सेलेक्ट करिए, फिर 1 को करिए, फिर 2 को करिए, फिर 3 को करिए, यानी 10c0 10c1 10c2 10c3 डॉट 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 कहां तक 10c10 तक, ये पूरा कोफिशिएंट हो गए। अब उन सभी कोफिशिएंट को बच्चों कैलकुलेट करने चले तो हो चुका, 2-4 को कैलकुलेट कर लीजिए, 5 को बाकी ये वाली जो सिमिलरिटी मैंने लिखी है इसी फॉर्मूले को यूज करके कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को यूज करके कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे देखिए इसका यूज कहां पे होगा मैं ये बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास है x + a, इसी को बोल देते हैं x + a के पावर 10 है, तो टोटल पदों की संख्या कितने होंगे, टर्म्स कितने होंगे इसमें, टर्म्स इज इक्वल टू n+1, कितना होगा n की वैल्यू 10 है तो 11 पद होंगे। तो कोफिशिएंट कितने होंगे, कोफिशिएंट कितने होंगे वो भी 11 होंगे। कहां से स्टार्ट होगा 10c0 और 10c1 फिर 10c2, इसी तरीके से कहां तक चलते जाएंगे 10c10 तक चले जाएंगे। अच्छा मैं एक चीज बताऊं कि 10c0 इक्वल टू 1 होगा, इसके पहले ही बता दिया था। इसके बाद 10c10 ये भी इक्वल टू 1 होगा, ये भी मैंने बता चुका हूं। इसके बाद 10c1 की भी वैल्यू बताई थी मैंने, कुछ चीजों को आप याद रखिए ताकि आसान हो जाएगा। 10c1 की वैल्यू कितनी होगी 10 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होगी बच्चों, यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, इट शुड बी 1, किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगी। ठीक, तो ये 1 10c1 सॉरी 10 के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लीजिए, 10c1 की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले कहाँ यूज करेंगे। अब सपोज करो हमको लिखना है किसके लिए 10c2 के लिए लिखना है, इस फॉर्मूले को यूज करिए, देखिए इस फॉर्मूले को यूज करिए आराम से, ये वाला फॉर्मूला। तो हमने कौन सा लिख लिया 10c0 की वैल्यू हमको पता है 1, 10c1 की वैल्यू कितनी पता है हमको 10, ठीक, और 10c10 की भी वैल्यू पता है 1। अब आइए अगर हमको 10c2 लिखना है बच्चों, तो 10c2 किसके बराबर होगा अपने इक्वी डिस्टेंस, यानी 10c10 - 2 कितना 8। इसका मतलब 10c2 लिख दिया तो 10c8 के लिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम होंगे। ठीक है, उसी तरीके से 10c3 अगर आपने लिख लिया तो 10c7 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी 10c3 के बराबर। अब 10c4 अगर लिखना है तो इसकी वैल्यू होगी 10c6 के बराबर। अब आ जाइए अगला 10c5 लिखना है तो ये किसके बराबर होगा 10c5 के बराबर, क्योंकि 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा। अब बताइए आगे के टर्म, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 10c0 की वैल्यू आपको पता है 1, 10c1 की वैल्यू कितना जो पावर होता है यानी 10 है ना तो 10 के बराबर। ठीक है, अगर n होता तो n के बराबर होता, तो 10c10 की वैल्यू 3, तो वैल्यू आपको मैंने ऐसे ही बता दिया। क्लियर। अब आ जाइए 10c2, तो 10c2 की वैल्यू 10c8 के बराबर, यानी 10c2 कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, 10c3 कैलकुलेट कर लीजिए, 10c4 कैलकुलेट कर लीजिए, 10c5 कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 10c5 के बाद क्या आएगा 10c6 आएगा, तो 10c6 की वैल्यू देखो ये है, वो किसके बराबर है इसके जो आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब 10c7 आएगा, तो 10c7 कहाँ है देखो ये तो ये भी तो कैलकुलेट कर चुके हो आप। 10c8 आएगा तो ये भी तो कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक, और 10c9 क्या होगा बच्चों 10c9 इज इक्वल टू 9, 10c1 के बराबर होगा। देखो 10 - 1 कर दिया तो 1, इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो 10c1 भी तो निकाल चुके हो आप। तो देखो कितना आसान हो गया। अगर आपको इक्वी डिस्टेंस वाला क्लियर है, समझ में अच्छे से आ गया है,
तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करने में, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करने में ज़्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ कोफिशिएंट तक, इसके बाद आप सिमिलरिटी को यूज़ करके, ठीक है, दोनों में सिमेट्री है, फर्स्ट से और लास्ट से टर्म्स की जो सिमेट्री है, इक्वल जो होते हैं, उसको यूज़ करके आराम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो पूरा कैलकुलेट करोगे, टाइम खत्म हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो गई हमारी, ये स्लाइड क्लियर हो गया हमको, सारी चीज़ें क्या क्लियर है बता दिए, समझा दिया आपको, एग्जाम्पल भी लेके समझा दिया। ठीक है, अब आ जाइए अगले टर्म्स पे कि जनरल टर्म्स। देखो ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ ना, याद करिए, इसके पहले वाली स्लाइड्स में मैं ये सब बता चुका हूँ आपको पूरी चीज़ें। इसकी जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि r+1 टर्म्स कितना होता है भाई। ठीक है, मान लो आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूं कि r+1 टर्म लिखना है सर, आपको कौन सा लिखना है, r+1 टर्म, r+1 टर्म लिखना है। ठीक है, कौन सा एक्सपेंशन है भाई, x+a⁴n वाला है, तो बताइए कैसे लिखेंगे। तो फार्मूला तो बताया, अगर फार्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक, तो r+1 टर्म है, तो मैंने बताया था ना पदों की संख्या एक ज्यादा होती है। ठीक है, तो r+1 टर्म है, इसका मतलब हमारा NCR आएगा, NCR आएगा ना, ये एक ज्यादा चल रहा है ना काउंटिंग में समझिए, काउंटिंग में ये r+1 टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो इससे कम ही आएंगे ना। जैसे NC0 लिखा था, याद करिए, NC0 पहला पद हो गया, फिर क्या लिखा था, NC1 ये दूसरा पद हो गया। तो काउंटिंग में ये दूसरा है, लेकिन यहां पर जो लिख रहे हैं वो एक कम है। देयरफॉर अगर ये काउंटिंग में r+1 टर्म है, r+1 टर्म है, इसका मतलब ये काउंट लिखने में उससे कम आएगा। जैसे यहाँ पे 1 था ना, काउंटिंग में 2 है, तो यहाँ पे 1 एक कम, तो ये क्या हो गया, NCR इंटू x⁴ पावर कितना चढ़ाएंगे बच्चों, अगर ये r है तो n-r, बताया था ना, n-r कर देंगे, n-r इंटू अगर ये r है तो a⁴r, क्या हो गया इसके ये हो गया इसके r+1 टर्म का फॉर्मूला, किसके लिए, x+a⁴n के एक्सपेंशन में। लेकिन अगर यहां पर x-a⁴n होगा और उसके tr+1 टर्म के लिए एक्सपेंशन का फार्मूला लिखना है, तो सिंपल बताया था ना कि जब माइनस हो जाता है तो अल्टरनेट फॉर्म में आता है, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे चलता है। तो ऐसे करने के लिए हमने क्या किया था, एक माइनस की पावर r निकाल लिया था बाहर। भाई r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नहीं पता है r के बारे में तो -1 की पावर r, क्योंकि r ही जो है वो माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो उसको डिसाइड करेगा। तो -1 की पावर r इंटू NCR, ये तो वही होगा ना, काउंटिंग में तो ये r+1 है, लेकिन एक्चुअल में ये NCR है, इंटू x कैसे लिखते हैं, n-r, एक माइनस कर देते हैं n-r, क्योंकि ये जो मैक्सिमम पावर है, ये कहाँ से स्टार्ट, x का जो मैक्सिमम पावर, x का मैक्सिमम पावर क्या था, n, वहां से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे घटता चला आ रहा है। ठीक है, तो r+1 टर्म में अगर यहाँ पर r लिख दिया है हमने, 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2, जब 0 था तो n था, जब 1 था तो n-1 था, याद आ रहा है, जब 2 था यहाँ पर तो वो क्या था, n-2, तो उसी तरीके से अगर यहाँ r है तो n-r, कुछ सिमिलरिटी है यहाँ पर। ठीक है, इंटू a⁴ कितना बच्चों, यहाँ r है तो r, तो ये किसके लिए हो गया, ये माइनस वाले के लिए एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो माइनस वाले यानी x-a⁴n को अगर एक्सपैंड करना है तो -1 NCR x⁴n-r इंटू a⁴, जहां पर ये कौन सा पद कहलाएगा, r+1 टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो r+1 टर्म का फार्मूला हमने लिख लिया। तो क्लियर है ना बच्चों, सारी चीजें देखो रिलेट हो रही है, हमने कहीं पर भी फार्मूला आपको रटने के लिए, याद करने के लिए फोर्स नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं फोर्स किया है, बस हमको समझना है कि कैसे फार्मूला लिखना है। ठीक है, एग्जाम्स में इतने बड़े फार्मूला अगर रट कर लिखने की कोशिश करोगे तो बच्चों कॉन्फिडेंसली वोट लाओ, भूल जाओगे। ठीक है, अगर समझ लिया है तो आराम से लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला,
कोई भी एक्सपेंशन में दे दूंगा, आप ऑटोमेटिक उसको करके मुझे बता दोगे सर यही आंसर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मैथ में बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने समझ लिया हर चीज को तो आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि रटना कुछ नहीं है, समझना है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे देखो सेम चीज को मैंने NCR x to the power n minus r into a के पावर r। अब सिमिलरली द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus a to the power n क्या लिखेंगे, माइनस है तो -1 के पावर r, ये जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया, TR प्लस 1 का -1 टू द पावर r NCR x to the power n minus r into a to the power r, ठीक है। ये भी फार्मूला क्लियर कर दिया बच्चों, कैसे आता है सारी चीजें याद है, नहीं याद है तो भी लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर TR प्लस 1 की बात कर रहे हैं इसका मतलब C पर कौन सा सफिक्स लगा हुआ, R एक कम उससे, NCR इंटू x को लिखना है तो n माइनस आर कर दीजिए, यानी n r है तो n माइनस आर ये लिख दिया, इंटू ये जो पावर होगा वही a के पावर होगा दूसरे वेरिएबल पे, तो a के पावर r होगा। सिमिलरिटी लिखने का तरीका, ठीक है, मैंने तो कहीं याद नहीं किया, मैंने तो समझ लिया इसको, इसलिए आराम से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी समझ लीजिए, आप भी आराम से लिखिए। अब बच्चों ये क्या है, ये चीज क्या है कि अब इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमको याद रखनी है वो क्या है, टू फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, ठीक है, x प्लस a टू द पावर n, सिंस द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ n प्लस 1 x प्लस a टू द पावर n में n प्लस 1 पद होते हैं, ये तो हमको पता है कि अगर हम x प्लस a के पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें पदों की संख्या हमेशा क्या मिलेगा, n प्लस 1 मिलेगा। तो कह रहा है कि when n इज इवन नंबर, n अगर इवन नंबर है, ठीक बच्चों, n क्या है अगर इवन नंबर है, तो कह रहा है कि जो इसका मिडिल टर्म्स होगा वो n/2 प्लस 1th टर्म होगा। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए, फार्मूला याद है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, भूल जाइए फार्मूले को। तो मान लीजिए कि n, हमने तो ये बता दिया कि n प्लस 1th टर्म होंगे टोटल, हमने क्या बता दिया कि इसमें n/2 प्लस 1th टर्म होंगे। कैसे कैसे भाई, x प्लस a के पावर n में पदों की संख्या तो आपने क्लियर कर दिया n प्लस 1। अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ अगर सपोज करो n हमारा क्या है, इवन नंबर बोला है ना, n इवन नंबर, इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, n हमारा क्या है इवन। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या होगा, क्योंकि पदों की टोटल संख्या तो n प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1 क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑड नंबर, ऑड। ये अगर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। और जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म्स का क्या मतलब, जो बीच में एकदम हो, जो एकदम बीच में हो। जैसे अगर हमारे पास 5 पद है, मान लो 5 पद है, हमने लिख लिया कि 1 2 3 4 5, कितने पद है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी, 5। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका मिडिल टर्म बताइए, मिडिल, तो आप क्या बताओगे कि 1 2 3 4 5, मिडिल का मतलब वो टर्म्स जो बीच में एकदम आता है, एकदम बीच में। तो बीच का मतलब क्या है कि अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो मेरे इस साइड में भी उतने लोग हैं और इस साइड में भी इतने लोग हैं, इसका मतलब मैं बीच में हूं। तो मतलब तो ये होता है ना बीच का क्या मतलब, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही लोग हैं जितने की राइट हैंड साइड में है। तो अब इसको ध्यान से देखो, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करो कि अगर 3 को हम देखें, 3 को अगर 1 को देखें तो कहाँ ये मिडिल टर्म्स होगा, इसमें 3, इधर 3 टर्म्स है इधर 1 है, तो डिसबैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 को जब देखो तो इधर भी 2 टर्म्स हैं और इधर भी 2 टर्म्स है, इसका मतलब ये जो 3 है वो क्या है बच्चों, मिडिल टर्म्स है। क्या है बच्चों, ये हमारा मिडिल टर्म्स है ये 3। तो 3 का नंबरिंग कैसे करेंगे, ये कौन सा पद है ये, अगर ये मिडिल टर्म्स है तो ये कौन सा पद है, 1 2 3, थर्ड पद है, यानी तीसरा पद है। तो तीसरा पद कैसे निकालोगे बताओ, अगर टोटल पदों की संख्या है 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे 5 प्लस 1 अपॉन 2 कर देंगे। तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो 2 1 कम 2, 2 3 का 6, तो कितना होगा, थर्ड टर्म। ठीक, यानी अगर ऑड है, पदों की संख्या अगर ऑड है, यानी यहां पर कितने थे, 5 पद थे, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक,
सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करिए कि अगर n इवन है लेकिन पदों की संख्या कैसी है बच्चों, ऑड है। अगर n इवन है तो पदों की संख्या कितनी है, ऑड है। पदों की संख्या ऑड है, इसका मतलब इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले पे रखिए ना कि पदों की संख्या कितनी है, n+1, उसमें एक जोड़ देते हैं। देखिए एक जोड़ दिया, अपॉन 2 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, n+2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये जो ये चीज है इसको इसके नीचे लिख दीजिए, इसको इसके नीचे लिख दीजिए, यानी ये जो भिन्न लिखा है इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। तो जब भिन्न को अलग अलग तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, n/2 प्लस 2/2, ये तो लिखेंगे, देखो अलग अलग पे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, ये n/2 प्लस 1। देखो यही हमारा टर्म्स निकालना, n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा है, देखो कि इफ n इज इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर अगर लिया है तो n+1 क्या हो जाएंगे हमारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑड नंबर वाले टर्म्स में क्या निकालना होता है कि उसमें +1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो +1 जोड़ के जब 2 से डिवाइड कर दिया तो फाइनली क्या आएगा, n/2 प्लस 1th टर्म। ये निकालना है। अगर ये वाला टर्म्स निकाल लेंगे तो इसका मतलब हमको मिडिल टर्म्स मिल जाएगा, यानी तीसरा टर्म्स हमको आराम से मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया। तो इसका मतलब मिडिल टर्म्स हमारा क्या होगा, अगर n इवन होगा तो n के इवन होने से, यानी x प्लस a के पावर n अगर लगा है और वहां पे n क्या है आपका इवन है, तो इसका मतलब n+1 टोटल पद होंगे और पद हमारे कैसे होंगे, ऑड। और जब ऑड पद होते हैं तो टोटल पद +1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, यही आ जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म आ गया। कैसे आएगा, निकाल दिया। दूसरा केस हमने लिया है कि व्हेन n इज अ ऑड नंबर, n अगर ऑड नंबर है तो क्या होगा भाई, अगर n ऑड नंबर है, अगर n आपका क्या है यहाँ पर ऑड है, तो आप मुझे ये बताइए कि टोटल पद कितने होंगे, n+1। तो यानी पदों की संख्या कितनी होगी, n+1। तो अगर ये ऑड है तो ये इवन हो जाएगा भाई। ऑड का मतलब क्या, 10, 12, 14 इस तरीके से। और जब 1 जोड़ देंगे तो ऑड मिल जाता है, यानी इवन में 1 जब जोड़ते हैं तो ऑड मिल जाता है, ऑड में 1 जोड़ते हैं तो इवन मिल जाता है। तो ये इवन हो गया, यानी अब पदों की संख्या हो गई, टोटल पदों की संख्या इवन हो गई। तो बच्चों अब मुझे बताओ कि अगर इवन नंबर ऑफ पद होते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं। एक समझा दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाइए। ठीक है, तो जब सपोज करो अगर n ऑड है तो टोटल पद हमारे कैसे हो गए, इवन, टोटल पद इवन होंगे। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई हमने कुछ चीजें लिखी हुई है, कोई अरेंजमेंट लिखा हुआ है और उसमें पदों की संख्या मान लिया 6 है, टोटल 6 है, यानी n एक्सपेंशन की बात करें तो अगर हमारे पास है x प्लस a के पावर 5 है, मान लो x प्लस a के पावर 5 है, यानी n हमारा क्या है, ऑड। तो n+1 क्या हो गया, n क्या है हमारा 5, तो n+1 कितना हो गया 6, यानी टोटल पदों की संख्या 6 हो गई। मान लो कुछ हमने ऐसा लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा है कि टोटल पद कितने में, तो 6। तो 6 पद को मान लो अपने मन से कुछ भी वैल्यू दे दो, ABCD करके दे सकते हैं कि पद जो हमने लिखा है वो A है, B है, C, D, E और F, ये है। टोटल 6 होंगे ना बच्चों, 2, 4, 6 है ना, ABCDEF इसके पद होंगे, मान लिया। ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, लेकिन मान लिया इसके पद। अब हम इसके मिडिल पद बताने, तो मिडिल मैंने क्या बताया था बच्चों कि मिडिल पद वो पद होते हैं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी उतने ही होते हैं जितने की राइट हैंड साइड में है। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर B को देखेंगे तो यहाँ 1 वहाँ 4, C को देखेंगे तो इधर 3, देखो C को अगर देखेंगे तो इधर 3 और इधर 2 दिक्कत कर रहा है। D को देखेंगे तो इधर 2 इधर 3 हो जाएंगे, E और F, और इधर ABC। इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करते हैं हम, C और D को मान लेते हैं कि यही मिडिल टर्म्स है। क्या मान लेते हैं कि C और D को मान लेते हैं कि यही हमारा मिडिल टर्म्स है। ठीक बच्चों, कि यही हमारा मिडिल टर्म्स है। तो ऐसे कंडीशन में 2 मिडिल टर्म्स हो गए, 2 मिडिल टर्म्स। कितने हो गए बच्चों, 2 मिडिल टर्म्स हो गए हमारे, एक C हो गया और एक D हो गया। तो अगर C की नंबरिंग करें बच्चों, अगर यहां पर क्या कर दें हम,
c की नंबरिंग कर दे तो c कितने नंबर पर आ रहा है? देखिए c कितने नंबर पर आ रहा है? c जो आ रहा है 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है। c कितने नंबर पे आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि हमारा पावर तो n था, लेकिन पदों की संख्या एक ज्यादा यानी 6 थी, और जो पहला मिडिल टर्म आ रहा है वो 3 पर आ रहा है। तो 3 कैसे मिलेगा? 6 जो टोटल पद थे अपॉन 2 कर देंगे, टोटल जो पद थे उसमें क्या कर देंगे? अपॉन 2 कर देंगे। तो कितना आएगा? अगर टोटल पद 6 थे तो 6 अपॉन 2 3, थर्ड नंबर का आ जाएगा ना। तो ये कैसे निकालेंगे? तो अगर 5 था तो पदों की संख्या कितनी थी? n+1, तो n+1 अपॉन 2। तो ये जो होगा टर्म्स, ये जो n+1th टर्म जो होगा ये वाला n+1/2, ये क्या होगा? c, यानी पहला मिडिल टर्म्स हमने क्या लिखा है? n+1/2 पहला मिडिल टर्म्स होगा। कब? जब n होगा ऑड तो n+1 इवन बन जाएगा। दूसरा मिडिल टर्म्स क्या है बच्चों? देखो ये है, तो ये कैसे निकलेगा? n+1/2 +1 जोड़ दीजिए, यानी अगर ये तीसरा नंबर का था तो ये क्या है? चौथा नंबर, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कौन सा मिलेगा? फोर्थ नंबर मिल जाएगा, फोर्थ नंबर। तो n+1/2 तो निकाला, ये हमने लिख दिया, प्लस 1th टर्म यानी n+1/2 + 1, यही चीज लिखा है हमने। तो सेकेंड टर्म्स विल बी n+1/2 + 1, है ना। यही चीज मैंने लिखा है कि n+1/2 + 1th टर्म आपका सेकेंड मिडिल टर्म्स होगा। कब? जब आपका जो पावर है वो ऑड है, और जब पावर आपका इवन होगा तो उस केस में n/2 + 1th टर्म आपका मिडिल टर्म्स होगा। तो ये हमारा क्या होगा? मिडिल टर्म्स का फॉर्मूला। क्लियर? सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, कैसे होता है ये फार्मूला, कैसे बताएं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है, ये फार्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर n इवन है इसका मतलब टोटल पद ऑड होंगे, तो ऑड पद का मिडिल कैसे निकलता है? टोटल पद +1 जोड़ देंगे, उसमें अपॉन 2 कर देंगे। तो टोटल पद अगर n+1 है तो उसमें 1 जोड़ के अपॉन 2 करना है, तो n+2/2, n/2 + 1, n/2 + 1 लिख दिया। ठीक है, अगर n हमारा ऑड है तो टोटल पद इवन है, तो पद जो इवन नंबर ऑफ पद है अपॉन 2 उसमें 1 जोड़ दिया, तो ये वाले पद निकल गए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डेरिवेशन को, पोर्शन को कुछ थोड़ा बहुत कवर किया है मैंने। यहाँ पर कैसे लिखा है मैंने ये आपको समझा दिया कि अगर 1 मिनट के लिए अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हैं, जैसे इन पदों को लिखना है और आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सर कौन सा फार्मूला लगाएं, कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, तो आप अपने से सोच लीजिए ना कौन सा फार्मूला लगना चाहिए। अपने से आप सोच लीजिए कि एक आपको पता है कि जब टोटल पद हमारे इवन होते हैं, टोटल पद हमारे इवन, टोटल पद, तो हमारे दो पद हमारे मिडिल टर्म्स होते हैं। कौन सा वाला पद? अगर टोटल पद इवन है तो पदों की संख्या अपॉन 2, पहला पद तो ये मिल जाएगा। इसके बाद पदों की संख्या अपॉन 2 + 1, उससे एक अगला मिलेगा। ठीक, n अगर ऑड, मतलब टोटल नंबर ऑफ पद अगर ऑड है तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पद +1 अपॉन 2 पूरे के नीचे। ठीक है, ये तरीका, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, नहीं याद है तो समझ सकते हैं, अगर समझ में आया है तो भी ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, आराम से आप निकाल कर लिख लोगे कि कौन सा वाला आपका मिडिल टर्म्स आने वाला है। ठीक है, तो ये आसान है बच्चों यहाँ पर। तो अब देखिए इसके आगे, तो अब हम ये क्या निकाल रहे हैं कि pth टर्म फ्रॉम द एंड इज x + a to the power n। कहने का मतलब ये है कि अगर x + a की पावर n का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड कितना होगा? n - p + 2th टर्म। कैसे बच्चों, कैसे? याद करिए, हमने इसको AP-GP में भी कवर किया था कि अगर टोटल पदों की संख्या n है, टोटल पदों की संख्या अगर n है तो लास्ट से mवां पद कौन सा होगा? लास्ट से mवां पद, शुरुआत से लास्ट से जो mवां पद था, एपी में क्या हमने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि अगर टोटल पदों की संख्या n है तो लास्ट से जो m पद होगा, लास्ट से जो mवां पद होगा वो शुरुआत से कौन सा पद होगा बच्चों? n - m + 1, n - m + 1। लेकिन बाइनोमियल में क्या हो रहा है? बाइनोमियल में अगर
पावर n है, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है बच्चों, n+1। तो इसी फार्मूले को यूज कर लो ना कि अगर लास्ट से हम m पद की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल पदों की संख्या है n+1। देखो इस फार्मूले में n की जगह n+1 होगा, क्योंकि बाइनोमियल में पदों की संख्या n+1 होती है। तो n+1 फिर -m+1 तो कितना हो जाएगा, n -m+2। ये कहां से होगा, स्टार्टिंग से। कहां से होगा बच्चों, स्टार्टिंग से, यानी स्टार्टिंग से कौन सा पद निकालना है, ये वाला पद। तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट से ये मिलेगा mth टर्म, लास्ट से mth टर्म, इसका मतलब शुरुआत से n - m+2th टर्म। ठीक है, इसी चीज को यहां पर लिखा है कि pth टर्म। यहां पर क्या लिखा है, m की जगह हमने क्या ले लिया है, pth टर्म। तो यहां पर जहां जहां m है उसकी जगह p हो जाएगा, है ना, यहां पर भी p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n - p+2th टर्म, है ना, n - p2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इस तरह से निकाल सकते हैं। बिगिनिंग से अगर हमको कोई भी टर्म्स निकालना है, कौन सा वाला टर्म्स का नंबर क्या है, अगर ये पता है तो r+1th वाला फार्मूला यूज करके हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये तो हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझाया मैंने, कुछ कॉन्सेप्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। अब ये चीज़ क्या है, देखिए ये चीज़ वही चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताई है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है। NC1 की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये कौन से फार्मूले बेस्ड है बच्चों, ये कौन सा फार्मूले वाले बेस्ड है ये, अगर इसको हम लोग देखें तो ये कौन सा फार्मूला वाला बेस्ड है, ये फार्मूला यही तो है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n - r। इसी फार्मूले को तो यूज करके बताया गया है। तो हमने बताया नहीं था कि NC0 की वैल्यू 1, NC1 की वैल्यू n के बराबर। देखो ये कैलकुलेट करके निकाला गया है। ठीक है, तो अब देखो जैसे इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, थोड़ा सीखो कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो एक टर्म्स हमने ले लिया कि फैक्टोरियल n, क्या ले लिया बच्चों, फैक्टोरियल n, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन नीचे क्या है हमारा फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब देखो इसको सॉल्व करने का ऐसे तरीका, मैंने क्या बताया था कि अगर फैक्टोरियल, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर फैक्टोरियल 2 को, अगर फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को अगर आपको तोड़ना रहेगा, तोड़ना ब्रेक करना रहेगा, तो कैसे तोड़ोगे इसको, 5 से स्टार्ट करेंगे और 5 के पहले जितने भी अंक आते हैं, डिजिट्स आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते चले जाएंगे। अब मुझे बताओ कि जो मैंने ये लिखा है ये क्या है बच्चों, क्या ये फैक्टोरियल 4 का फार्मूला नहीं है। देखिए जो हमने ये लिखा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या ये फैक्टोरियल 4 नहीं है? क्योंकि फैक्टोरियल 4 को जब तोड़ोगे तो क्या करोगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले जितने भी अंक है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, उसके एक पहले वाला फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो जैसे अगर फैक्टोरियल n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू उसके एक पहले वाला नंबर। तो n के एक पहले क्या होगा, n-1, उसके एक पहले आएगा तो उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए n-1। ऐसा लिखने पर बच्चों इसके जो नीचे वाला है ना ये सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ देखिए n-1 n-1, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, n। तो ये फैक्टोरियल वाले को ब्रेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहीं पर देखो NC1 की वैल्यू इसने कैलकुलेट करके कितनी लिखी, n। कैसे लिखा है देखो, ये मैंने बता दिया। इस तरीके से एकदम सिमिलरिटी हमने क्या किया, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमारे पास फैक्टोरियल n है तो हम n इंटू फैक्टोरियल n-1, उसके एक पहले वाला फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक है,
अब देखो ऐसा करने पर ये दिख रहा है नीचे n-1 है, ये कट जाता है। तो पूरे फैक्टोरियल को हर एक के लिए तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसका यही आसान तरीका है कि पूरे फैक्टोरियल को आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता है। आप छोटा सा ब्रेक किए यहाँ पर, इस तरीके से ब्रेक किए और सिंपली ये सॉल्व हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी गई कि NC1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, n। फार्मूला हमारा यही है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। उसी तरीके से देखो NC2 को सॉल्व किया गया है, NC2 को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे बताओ, करिए इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। एकदम सेम फार्मूला, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। फार्मूला मेरा वही है, फार्मूला हमारा वही है, हमको सीखना है कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, NC2 को लिखना है, NC किसको लिखना है बच्चों, NC2 कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो इक्वल टू अगर लिखना होगा तो फैक्टोरियल n लिखेंगे पहले, इंटू फैक्टोरियल r मतलब नीचे वाला, फैक्टोरियल 2 हो गया, इंटू फैक्टोरियल n-r, तो n-2 हो गया, ठीक। यहाँ तक कर लिए। अब देखो क्या इसको कुछ तोड़ सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे देखो n-2 यानी n से 2 कम है, एक नहीं 2 कम। अगर एक होता तो इसके पहले बताए, तो n से अगर 2 कम है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते n को, n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब देखो अभी भी काम नहीं बना, यहाँ पर एक कम हुआ है, n से एक कम हुआ, तो अगर अगला वाला लिखना हुआ तो एक और कम कर दो। इसी तरीके से इसी तरीके से हमने इसको क्या किया, इसी तरीके से लिखा है। तो हमारा क्या हो गया, NC2 इज इक्वल टू, अगर इसको फिर से लिखना हुआ तो n इंटू अब इसको तोड़ो, ये वाला n-1 लिख देंगे इंटू उसके एक पहले वाला फैक्टोरियल, तो n-1 इंटू इसके एक पहले वाला फैक्टोरियल लिखिए n-2, n-1 के पहले क्या आएगा, n-2, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। अब देखो ऐसा लिखने पर ये चीज आपस में कैंसिल आउट हो गया, देखिए आसान हो गया ना, ये चीज कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे क्या बचा बच्चों बताइए, इज इक्वल टू n इंटू n-1, पावर 2 है तो n इंटू n-1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब, फैक्टोरियल 2 का क्या मतलब होगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ठीक, क्या लिख दिया अपॉन 2 लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए NC2 की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, n इंटू n-1/2। फाइनली ये हमारा आंसर भी लिखा है हमने, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया है और फाइनली जो वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पर NCN की वैल्यू हमारा क्या निकाला हमने, n इंटू n-1/2 है ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 होती है तो हमने ये लिख दिया इसको फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किस तरीके से कन्वर्ट कर, उसी तरीके से NC3 को कन्वर्ट किया गया है। तो NC3 को जल्दी से मैं करके बता दे रहा हूँ, बाकी आपको तो समझ में आ ही चुका है। देखिए NC3 को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, NC3 क्या लिखेंगे, पहले फैक्टोरियल n लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, इसके बाद फैक्टोरियल n-3 लिखेंगे इसी फार्मूले को यूज करके, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। अब देखो यहाँ पर n से 3 कम है, n से कितना कम है 3, तो अगर n से 3 कम है तो लिखते जाइए इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3 लिख दिए ना बच्चों, है ना। इसको क्या लिख सकते थे, फैक्टोरियल n को पहले हम लोग लिख सकते थे क्या, n इंटू फैक्टोरियल n-1, फिर इसको क्या लिख सकते थे, n-1 को फिर से तोड़ते क्या लिखते, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 लिखते, फिर n-2 को जब तोड़ोगे आगे की तरफ तो उसके एक पहले वाला, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू उसके एक पहले वाला फैक्टोरियल लिख दीजिए क्या, n-3। यही चीज देखो यहाँ पे लिखा ऊपर
जो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया है, इसी चीज़ को मैंने वहाँ पर लिख दिया। लिखना सीख जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 3 को लिखना होगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू उसके पहले वाले जितने भी अंक आते हैं। तो 3 के पहले क्या आता है 2 और 2 के पहले क्या आता है 1 इंटू फैक्टोरियल n-3। ऐसा करने पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना बच्चों, ये आपस में कैंसिल। ये लिखना सिखा दिया, इसको हटा दे रहा हूँ। ऐसा लिखने पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो nc3 इज इक्वल टू कितना हो गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 2 जा 6, ये तो कट गया आपस में। तो क्या हो गया हमारा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 6, क्या हो गया अपॉन 6। तो ये क्या लिखा है, यही चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे 2 है तो फैक्टोरियल 2 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो नीचे भी क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। लिखने का तरीका n इंटू 3 बार घटाइए, n इंटू n-1 n-2, 3 फैक्टर, 1 2 3। यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टर 1 2 3। ठीक, यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टर n इंटू n-1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ठीक है आप लिखिए NC4 को लिखिए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये 2 है तो फैक्टोरियल में भी 2 आएगा, अगर ये 3 है तो फैक्टोरियल में भी 3 आएगा। इसका मतलब कि अगर ये 4 है तो फैक्टोरियल में भी 4 आएगा। ठीक, कितने फैक्टर, यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टर, कहाँ से स्टार्ट होगा, n इंटू n-1 से, ऐसे करते चले जाएंगे। यहाँ 3 है तो 3 फैक्टर, उसी तरीके से अगर यहाँ 4 है तो 4 फैक्टर। कौन कौन से, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। देखो ये 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। तो हमने क्या किया, बिना फार्मूला लिखे हुए ये भी निकालना सीख लिया। ठीक है, तो NC उसी तरीके से NC4 है, 4 का मतलब नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर, क्योंकि यहाँ 4 लगा हुआ है। तो n इंटू n-1 n-2 n-3। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बस लिखने का पैटर्न देखिए कि ये जो लिखते जा रहे हो, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, मतलब जो लास्ट वाला फैक्टर है वो 3, उससे एक कम। तो उसी तरीके से यहाँ पर NCR के लिए लिखा गया। तो टोटल कितने फैक्टर होने चाहिए, R फैक्टर, टोटल R फैक्टर, यानी जो लास्ट वाला जो फैक्टर होगा उसमें क्या होना चाहिए, R-1 होना चाहिए। तो R-1 जब करोगे, इसको लिखोगे यहाँ पर n, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, n-R-1 लिखोगे ना। ये अगर R है तो उससे एक कम, यहाँ पर 4 था तो उससे एक कम 3। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, n-R+1। ठीक है, तो यही हमने क्या किया, लास्ट फैक्टर यही देखो, n-R+1। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाला होगा n-R+1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल को लिखने का तरीका। ये आना चाहिए ना, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी आप करोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो उसके कोफिशिएंट्स आते हैं उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, फार्मूला वही हमारा मेन फार्मूला क्या है, ये वाला, इसको कहीं लिख लीजिए एक फार्मूला कि NCR की जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n-R। कई बार बता चुका हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी फैक्टोरियल वाली।